OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कश्मीर का भी जिक्र है। ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। जमाने में OIC पाकिस्तान की एक महफूज टेरिटरी हुआ करती थी। कह रहे हैं कि ये मरहम पट्टी लगाना चाहते हैं हमारे पर। इस वक्त इंडिया का ट्रेड सऊदी अरब और यूएई मिला के $120 बिलियन बनता है। उसके मुकाबले में आपकी जो टोटल ट्रेड है सऊदीया और यूएई के साथ मिला के वो $9 बिलियन बनती है। ये एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं उस पे और फिर हमें सबक सिखा रहे हैं। इस वक्त आप रोने की क्या जरूरत है कि जबकि OIC की रेजोल्यूशन वही है जो आज से 40 साल पहले भी हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, अब एक समय था OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जहां पर पाकिस्तान का दबदबा हुआ करता था। और एक समय आया जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम बनाया, तब से उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। पाकिस्तान की वैल्यूएशन इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए बहुत बढ़ गई और पाकिस्तान ने भी उसका फ़ायदा उठाया। बम जो बनाया उसका नाम दिया इस्लामिक बम। और पूरे दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मतलब किसी के पास अगर न्यूक्लियर हथियार है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो उसको ऐसा था कि बस हो गया, हमने जितना बना लिया पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए काफ़ी, अब हम बैठे बैठे खाएंगे। पूरी दुनिया अब हमें पैसा देगी कि भाई अगर हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो पाकिस्तान हमें मदद करने के लिए आएगा। लेकिन आज वही OIC लात मार रहा है पाकिस्तान को। अगर आप सुषमा स्वराज की बात करें, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थे तब उन्होंने जाकर वहाँ पर अपना एक स्पीच दिया था, तब पाकिस्तान आया नहीं था। तभी से शुरुआत हो गई थी पाकिस्तान के पतन की फ्रॉम OIC। और आज अगर देखो तो OIC में जितने भी कंट्रीज़ हैं, खास करके उनका बाय डिफ़ॉल्ट लीडर है सऊदी अरब, यूएई जैसे कंट्रीज़, वो OIC में बैठकर पाकिस्तान को भला बुरा कहते हैं और इंडिया की तारीफ करते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। तो जो भारत का नफूस बड़ा है उसकी क्या सिर्फ माशी उनकी ताकत है जिसकी वजह से हुआ ये? देखिए, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। हमें कभी यकीन नहीं था कि ना सिर्फ कश्मीर के इश्यू पर मगर मुसलमानों के खिलाफ दी OIC सेड नथिंग। वो और जो उन्होंने कहा तो दबे अल्फाज में कहा, जो तरीके उन्होंने कहा उनसे इसको निकालना पड़ा। वी हैड टू प्राइज इट आउट ऑफ देम। देखिए, ये तरीका नहीं है। इस इदारे का इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत कम हो गया है। हमारी जो दोस्ती थी, माफ करिए, हमारी जो दोस्ती थी वो उस पे एक बहुत वो एक लिहाज से इट्स ब्रोकन। देखिए, चाइनीज का एक बोल होता है, उस बोल को अगर एक दफे आप तोड़ें तो जितना भी स्किलफुली आप वापस डालने की कोशिश करें, निशान रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा निशान है पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप पे और पाकिस्तान और OIC के कमिटमेंट पे। कश्मीर के ऊपर दे हैव लेट अस डाउन, ये है परसेप्शन। जो भी जो भी आप कहें रियलिस्टिक हो ये वो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। परसेप्शन ये है they have let us down। तो हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया। जनाब दुरानी साहब, अहमियत कम हुई है OIC की पाकिस्तान के लिए, और जो उनका मौक़िफ़ रहा बड़ा दिल शिकन रहा पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी। जी, आपका इकोनॉमिक मसल अगर कमजोर है तो जाहिर है आपके अगर घर में भी कोई जो अगर वीकेस्ट लिंक कोई बंदा जो है वो कमाने वाला नहीं है तो उस बेचारे की भी इज्जत नहीं रहती। तो इसलिए आप ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर वो मज़ीद मेहनत करेगा तो वो अच्छे से सुपर पावर मज़ीद बन सकता है। तो सर इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? वजूहात है, पैशन है ना, उनका एक जुनून है, लगन है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, मेहनत करना, और बस वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सर हमारी गवर्नमेंट को इस सब के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? और देखिए, CPEC इज डेड सर। मैं आपको बताता हूँ, CPEC मर चुका है, ठीक है। अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं ना तो नमाज जनाजा, वो पढ़ पढ़ा के फातिहा पढ़ पढ़ा के खत्म करें इसका CPEC का। क्योंकि चाइना, इन्होंने क्या झूठ बोला सर, चाइना को, पाकिस्तानियों ने चाइना को गोली दी। गोली क्या थी? गोली ये दी, चूरन ये खिलाया कि साहब जो अफगान तालिबान है वो हमारी पीछे वाली जेब में है, आप जब बुलाएंगे हम पेश कर देंगे उनको। आप हुक्म तो करें जनाब, आप हुक्म करें।
हुक्म कर दिया चाइना ने, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। चाइना अभी तक मूव इन कर जाता अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट दे दी चीन को। तो आप जो बात कर रहे हैं दासू डैम की, सर, उसके अलावा दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, सीपैक चल नहीं रहा, और अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है सर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम तो दुआ करते हैं सर, इमरान खान अगले 15-20 साल बना रहे प्रधानमंत्री जोरों शोरों से, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही लोग समझ में आते हैं सर। जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग पाकिस्तान को समझ में नहीं आते। तो ठीक है सर, चलेगा, ये चलेगा ना इनको चीन से पैसे मिलने, ना अमेरिका से पैसे मिलने, ना सऊदी से मिलने। सऊदी जलील करके तो पैसे देता है सर IMF से। ये 1-1 अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं सर, 1-1 अरब डॉलर की। लेकिन कहीं ना कहीं से लोन लेके अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा के कुछ ना कुछ करके अपनी जमीनें बेच के चाइना से J-10C इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ राफेल का मुकाबला करना है। एक तरफ भीख मांग रहे हैं और उतने ही अमाउंट के इन्होंने पैसे तो नहीं दिए होंगे चाइना को, तो क्या दिया सर चाइना को, क्या दिया सोच लीजिए। ये भारत के सारे सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ वो ही संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हाँ जी जाता है इसकी तरफ, इंडिया की तरफ। यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह का सिर्फ एक प्रोजेक्ट चल रहा है सीपैक, उस पर भी वो भी बहुत छोटा प्रोजेक्ट गिना जाता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक वाइज बात करें, मतलब अगर हम बजट वाइज बात करें, तो उस मुकाबले में वो उनका बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये 11, ठीक है। तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे, और भारत इतना आगे क्यों निकल गया, मतलब सड़कों के जाल बिछाने में, रोड कनेक्टिविटी में, और मतलब इन चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें बात ये आ जाती है कि हमारी जो भी कंट्री वाइड जो अभी प्रोग्रेस चल रही है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब जिस तरह हमारे ऊपर इतने लोन्स वगैरह हैं, तो आप गवर्नमेंट बेसिकली फोकस उनका उस साइड पे है कि आप पहले अपने डेट से निकलेंगे तो फिर ही आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे ना। तो मेनली बात यही है कि आप अपने कंट्री को जितना भी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, तो वो बेहतर है। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ने 11 लगाए हैं तो हम भी 11 करें। उनका कोई फरिश्ता आएगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारी मदद करे, हमें पार लगा। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी रख के आप उसके बदले स्कूक बॉन्ड्स या कोई बॉन्ड्स इशू करते हैं। और इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स इसलिए इनको कहा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो सूद है, शरह सूद नहीं देना, बल्कि इसकी जगह पर प्रॉफिट देना है। अब आप सूद को प्रॉफिट का नाम दे लें, कुछ भी कह लें, बात तो वही बनती है। आप कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा, जो बहुत हैरानकुन और अलार्मिंग है, और वो ये है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी रेशो है 7.95, यानी 8%। $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए, और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट। क्योंकि इंडिया आसमान से उतर के ऊपर से जिसे कहते हैं पैराट्रूपर्स भेज के, छाता बरदार फौज भेज के यहां कुछ नहीं कर रहा। यहां पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। क्या करना चाहिए? और ये सब मसला ये है कि हमारे वजारत खारजा को सारे सबसे कमजोर वजारत खारजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि भाई इंडिया को लेकर पाकिस्तान के अंदर ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है ना कि जब वो डिस्कस करने बैठते हैं ना कोई भी पॉइंट, तो वो इंडिया को साइडलाइन नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो उनको इंडिया के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करना होता है। अगर आप उनको 2 टॉपिक दोगे ना कि भाई क्या आप पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हो फिर इंडिया, तो इंडिया लाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेज इंडिया, फिर भी इंडिया। पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स वर्सेज इंडिया, फिर भी इंडिया ही चूज़ करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है हिंदुओं से, भारत से, वगैरह वगैरह, जो भी कई सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कभी कोई इंडियन कोई बाहर से कूद कर नहीं आने वाला। भारत के कई सारे स्लीपर सेल्स, या फिर आप कह सकते हो कि रोके एजेंट्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। और ये बात पाकिस्तानी मीडिया में कई बार डिस्कस हो चुकी है कि भाई कराची जैसा जो शहर है उसमें भरे पड़े हैं, और ISI अगर चाहे ना तो भी उनको नहीं रोक सकती, क्योंकि वो सब कुछ घुल मिल गए हैं। और जब उनको एक्टिव किया जाता है ना तभी वो एक्टिव होते हैं।
इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया आसमान से उतर के ऊपर से जिसे कहता है पैराट्रूपर्स भेज के, छाता बरदार फौज भेज के यहां कुछ नहीं कर रहा। यहां पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, जिनके जरिए वो, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें ताजर भी हैं, उनमें दुबई में बैठे हुए लोग भी हैं, उनमें नेपाल में बैठे हुए लोग भी हैं, उनमें बाकी जगह बैठे हुए, उनमें वजीरिस्तान के सारे लोग मौजूद हैं। उनके चेहरे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अगर आप डोजियर शेयर नहीं करते तो डोजियर हवा में चला जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ये होगा कि फिर कोई बंदा उठेगा और कहेगा ये तो बड़ा मोहतरम आदमी है, ये तो जी नेशनलिस्ट है, ये तो जी धरती का वफादार है, इसने तो मिट्टी से पता नहीं वफाक है, पता नहीं 50 साल गुजारे हुए हैं, और होगा वो मुजरम। तो उस मुजरम को नकाब बेनकाब करना चाहिए और उनको फुल, क्यों अगर वो डोजियर बाहर इस काबिल है कि आप साबित कर सके तो पाकिस्तान में भी साबित करना चाहिए और पाकिस्तान की कोर्ट ऑफ लॉ से पेश होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा उन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स की बात की है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस इंडियन क्रॉनिकल्स के आने के बाद पाकिस्तान अभी तक EU में, यूनाइटेड नेशंस में गया क्यों नहीं। देखिए ना, वो ये जो है एन इन्वेस्टिगेशन, वो जो उनकी है यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने जो की है प्रोफेसर लुई एस शॉन ने, उसने कहा है 550 वेबसाइट, ओवर 550 वेबसाइट, 750 फेक मीडिया, और उसने ये कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो जिसे कहते हैं ना कि पर्सोनिफिकेशन किया, वो है 10 से ज्यादा NGOs रजिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस मसले में उठना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये सब मसला ये है कि हमारे वजारत खारजा को सारे सबसे कमजोर वजारत खारजा है। मैं आपको बताऊं, अगर ये किसी और के हाथ में होती ये चीज तो इस वक्त पाकिस्तान की हर एम्बेसी के बाहर ना और कुछ नहीं, और शानदार किस्म की पहली बार इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के हवाले से जो मुखालिफाना है, बैशिंग वाला है, चुप है। देखें, आपको पता है कि ईरानियंस जब आते हैं, मैं ईरान को बड़ा मद्दा हूं इसमें मीडिया के मामले के अंदर, कि वो सारी की सारी तस्वीरें जो थी वो उसके पीछे लाइट लगा के अपनी एम्बेसी की दीवारों पे लगा देते। आपकी हर जगह को रैलियां निकाले ना, जब कश्मीर पे मुजाहरे की, इसको क्रॉनिकल्स को लेके वहां पे नुमाइश करें, सारी चीजें, सारे एविडेंस लगाए सामने, और ओवरसीज पाकिस्तानी को निकाले। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि किसी मुल्क ने इतना सीरियस जो है डोजियर दिया, और हमने डोजियर से यूनाइटेड नेशंस को नहीं दिया, दुनिया की मेजर मुल्क पापर्स को दिया, पहुंचाया है, और इनरिफ्यूटेबल किस्म की एविडेंस दिए हैं, जो कि जाहिर बात है जिस वक्त आप कोर्ट ऑफ लॉ में के लिए पेश करते हैं, कोई मुल्क पेश नहीं करता, क्योंकि जाहिर बात है आपके मुंह पे दे मारा जाता है। और अगर उस डोजियर का कोई जवाब मौजूद होता तो अब तक इंडिया से आ चुका होता, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, नहीं आया उसके बाद। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ दरख्वास्त रहती है कि वो डोजियर पाकिस्तान में पब्लिक होना चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि मेरी जहां तक इत्तला है, उसमें पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी और आपकी फॉरेन पॉलिसी में, मतलब कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यही साबित होता दिख रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी के दम पर, या फिर कहे कि अपनी पॉपुलेशन के दम पर, या फिर कहे कि अपनी IT फील्ड के दम पर पूरी दुनिया को झुका के रखता है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ न्यूक्लियर के नाम पर सऊदी और UAE जैसे कंट्री, या फिर अमेरिका और फ्रांस जैसे कंट्रियों से सिर्फ और सिर्फ एड यहाँ पर चुराने की बात होती है, या फिर कहे कि एड ही लेने की बात होती है। एड मतलब कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भीख का पैसा। अब सऊदी और UAE जैसे कंट्रीज देते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी आर्मी नहीं बना सकते, तो उनको भाड़े के टट्टू चाहिए, तो यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन अमेरिका और फ्रांस और UK जैसे कंट्री की ऐसी मजबूरी नहीं है, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से इंडिया को भी दबाना होता है, तो वो पाकिस्तान को फंडिंग करते रहते हैं। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अगर आपको उस लेवल का बढ़ना है तो इंडिया जैसी फॉरेन पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां, ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है, और उनकी दूसरी टीम को मैं जानता हूं, उनके पोर्टफोलियो जानता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का
जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप सब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वाशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। जिस तरह मैं आज आपसे पहले भी बात हम कर रहे थे कि इस वक्त आपने मुसलसल अपने आप को वेस्ट और अमेरिका से डिटैच कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली। आप जरा गौर करें कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए, आपने कहा कि शैकल तोड़ दिए गए हैं, आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए, और उस पर वो बड़े नाराज है। उसमें उसके रिएक्शन में इस वक्त वाशिंगटन डीसी ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में हुआ है उसके पीछे आपके अवामिल थे, आप उसमें शामिल थे। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना के जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह के ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह के ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दें कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे? आपने मैं जो मुसलसल आजकल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फैसला करने वाले अपने हर रिमेनिंग ब्रिज को जला रहे हैं वेस्ट और अमेरिका के साथ। उसकी अब जो इनका रशिया ट्रिप है, मैं हैरान था। आप अब अगर इसकी हिस्ट्री पढ़े तो ये चौथा, जब से आप 74 साल की हिस्ट्री में चौथा ट्रिप है किसी प्रीमियर का। टाइमिंग देखें कि इस वक्त जो बाइडेन मुसलसल डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताता है कि अटैक होने वाला है। अमेरिका एम्बेसी बंद कर चुका है, अपने सिटीजन निकाल चुका है, यूके वहां से निकल चुका है। जयशंकर साहब इस वक्त म्यूरिख में बैठे हैं, जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं। और आपका इस वक्त, आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहाँ पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में। तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि इसके बाद आप ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। देखें, उनको पहले तहफुजात आपसे मौजूद हैं, उनको अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप इस पीरियड पे जा रहे हैं कि जब वो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है, वहां पे अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं। आप जा रहे हैं, आपके अब बताया ये जा रहा है कि आप दो चीजें डिस्कस करेंगे, आप पाइपलाइन डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन क्या डिस्कस करनी है, आपके पास सी पैक आपसे चल नहीं रहा, कर्जे आप मांग रहे हैं रशिया से और काजाकिस्तान से, तो पाइपलाइन तो पैसों से बनेगी ना। ये मेरा मकसद है या तो कहीं कागज की बनानी पाइपलाइन,
तो उसमें आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो बनाना नहीं चाहते। जर्नलिस्टों को वो मार रहे हैं, खवातीन को वो मार रहे हैं, दुनिया से वो मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या बातें होंगी। और दूसरा, मैं हैरान हूं, मेरे लिए एक सबसे बड़ा नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना ऐसा है कि भाई भारत की तरह हम नकल नहीं कर सकते, अब बिल्कुल नकल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने जो न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है उसको लेकर इंडिया बहुत भुगत भी चुका है। भुगत कैसे चुका है, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ अमेरिका जो था वो पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान की फेवर में था, तो ऑब्वियसली रशिया हमारी फेवर में था। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने जो रशिया को हराने के लिए 1978-79 के अंदर जो अमेरिका ने वहाबी थियरी को यहाँ पर वजन दिया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर, बहुत सारे मदरसे बनाए और लोगों को कट्टर बनाया गया। और आज जो तालिबान है वो पाकिस्तान की ही देन है, अमेरिका की ही देन है। इसके बाद जब रशिया चला गया तब 90s के आसपास इंडिया के अंदर टेररिज्म शुरू हुआ, फिर भी इंडिया न्यूट्रल रहा। पाकिस्तान को पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक का सपोर्ट था, नो डाउट। दूसरी तरफ रशिया का सपोर्ट था हमें, लेकिन उसका भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के पैसों से माला माल होता रहा और उसमें से अच्छा खासा पैसा टेररिज्म के लिए यूज किया गया। कश्मीर के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर इंसर्जेंसी की गई, पंडितों को भगाया गया, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूट्रल का न्यूट्रल रहा। इंडिया ने किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं सोचा कि भाई चाहे वो अमेरिका की तरफ पूरी तरीके से हो जाए या फिर रशिया की तरीके से पूरी तरफ हो जाए। कहने का मतलब है कि इंडिया ने बहुत भुगता है, और जब आज इंडिया इसके मजे ले रहा है या फिर कहे कि उसको एंजॉय कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भी हम भी ऐसे हो जाए, हमें भी मजा आएगा। आपको भी वो पीरियड भुगतना पड़ेगा और वो पता नहीं कितना लंबा चलेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जैसे ध्यान में रखें। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हमारे में और इंडिया में बड़ा फ़र्क है। जिस तरह मैंने कहा ना, आपने अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक ये भी नहीं करना कि एक टोकरी में सारे अंडे रखने हैं, मगर ये भी नहीं करना कि टोकरी उठा के फेंकनी है और एक्सप्लोर भी नहीं करना। राइट। अच्छा कलासर साहब, हमारे अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ड्राई अप हो चुके हैं। लोकल रिसोर्सेज, हमारे ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। ऑल द डॉलर्स दैट आर कमिंग, IMF के पास हम लोगों को बार बार जाना पड़ा है। हालांकि खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़ी पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है, या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस? मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी इस रशिया से। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो इंडिया की वो जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने किया हुआ था, कोटिंग वहाँ पे वो इस न्यू दिल्ली में हैं, जो उनके डिप्टी उनके NSA हैं अमेरिका के, और वो भी मेरा इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। उन्होंने थ्रेट किया है इंडिया को और नाम से अपने कोट करके किया है। यहाँ तो चलो वाया भटिंडा है ना कि उन्होंने उस सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा। अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया वैसे आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जैसे ध्यान में रखें। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है। मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। असल के हमें पाकिस्तान के मफादात देखने हैं और हमें जो है बाकी ज़ातियात में तो नहीं जाना, मगर क्योंकि एक माजी रहा है पाकिस्तान में कि लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए नेशनल मफादात को सेक्रीफाइस किया हुआ है। मैं सिर्फ मुशर्रफ साहब का ही बता दूं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, आगे मैं पिछले प्रोग्राम में बता रहा था, खबर छपी थी कि जब उन्होंने बिल क्लिंटन के अगेंस्ट जाके उसको फारिग कर दिया था, तो उसके बाद फिर वो एंथनी जिन ने कहा कि छोड़ दे टोनी, आई नीड योर हेल्प। मुशर्रफ ने उसको कॉल किया, उन्होंने फिर क्लिंटन को फ़ोन किया। ये छपा हुआ अखबार में, मैं रिपोर्ट किया हुआ है कि उन्होंने कहा ये हमारा आदमी है, ये हमें ज़्यादा डिलीवर करेगा। आपको ज़ाती प्रॉब्लम है नवाज शरीफ से या कौमी मफाद से? उन्होंने कहा कौमी मफाद से। उन्होंने कहा ही डिलीवर
अस मोर एंड ही डिलीवर्ड देम मोर, सारे अड्डे शड्डे दिए। सो हमारा ये माजी रहा है, हुसैन हक्कानी का भी माजी एक खराब है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से रेजोल्यूशन लेते रहे हैं। सो हमें वी हैव टू बी वॉचफुल अबाउट आवर इंटरेस्ट। ये इधर या उधर जाने की बात नहीं है, जैसे भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशनल हम समझे हमारे इंटरेस्ट हैं एक चीज़ है। वैसे हम सारा हर वक्त ना, मैं भी उनमें से, हम सब हैं जो होना भी चाहिए आइडियली तो वही होना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पाकिस्तान को, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं, हम तो उनको वोट देते हैं ना, फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देते। जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि चार्जशीट किसके खिलाफ थी, अगर डिलीवर करना था जो आमिर भैया भी बता रहे हैं, तो आपको डिलीवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करके देना होता है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ आज भी ये कह रहे जना शोएब हमजा साहब कह रहे थे हमारे अच्छे ताल्लुक जो होने चाहिए। जो जितने काम हैं, जो ड्रोन्स की बात कह रहे थे इमरान खान साहब, ये खान साहब तो उस वक्त जनाब मुशर्रफ के साथ खड़े थे पहले 3 साल जब ड्रोन अटैक हो रहे थे। इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि उन ड्रोन से कितने वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, उन्होंने जिन पे अटैक किए, हमारे फौजी शहीद हुए, कितने यहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो है ना वो हो गए। आप इवन बेनजीर भुट्टो साहबा के वो जो थे, उस असैसिन जो था उसको किसने मारा? ये जिन्होंने कर्नल इमाम को मारा था, जिन्होंने उसने आके हकीमुल्लाह मसूद, उसको किसने मारा था? आपने तो नहीं मारा। so many questions। मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर नाम लेना, फिर मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अमेरिकन को फैसिलिटेट करती रही है ना, उनका नाम ना खान साहब लेते हैं, ना हम लेते हैं, ना कोई लेता है। सो उन्होंने जो डिलीवर कराना होता है वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए डिलीवर कराया जाता है। अड्डे देने हैं, अड्डे देने का फैसला ये कोई प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिसाइल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि भाई, और पाकिस्तान के पास इसकी कोई काट है नहीं। अब मैं पिछले दिनों का एक एग्जांपल है, आप सबने सुना ही होगा कि हमारा जो ब्रह्मोस था उसमें एक वॉर हेड नहीं लगा था। मतलब जो आगे होता है ना कि एक मिसाइल जहाँ पर डिलीवर होता है उसके बाद या फिर जहाँ जाता है डिस्ट्रॉय होता है और आगे कुछ बंदा होता है जिससे बड़ा धमाका होता है, वो नहीं था। अब भारत का मिसाइल गया वहाँ पर, चाइना का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इंडिया का जो मिसाइल है वो 2-3 मिनट 4 मिनट घुमा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और फिर वहाँ ज़मीन पर गिर गया और आसपास में कोई घर नहीं थे, कोई लोग नहीं थे जिनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। और फिर इंडिया ने कह दिया कि ये हमारी गलती थी, लेकिन कहा यह जाता है कि ये इंडिया की गलती नहीं थी। ये जो था ना, ये इंडिया ने टेस्ट किया है कि भाई पाकिस्तान किस लेवल का मतलब तैयार होकर बैठा है। लेकिन देखकर ये मिला है कि चाहे जितने भी सिस्टम लगा ले, चाइनीज सिस्टम ही होंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान का। यहाँ पर यही बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मोस नो डाउट क्रूज मिसाइल है जो कि भारत और रशिया एक जॉइंट ये है वेंचर और मिलके बना रहे हैं। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिसाइल नहीं है, लेकिन डिटेरेंस ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उनके पास है वो हमारे पास हो, जो हमारे पास है वो उनके पास हो। ये जो दिफाई मामलात हैं या जंगी मामलात हैं, इसमें पूरा सिलसिला देखा जाता है और उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाता है। अगर हमारे पास ब्रह्मोस नहीं है तो हमारे पास और दूसरे क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं, गो के सुपरसोनिक नहीं है बट स्टिल क्रूज़ मिसाइल हमारे पास भी हैं। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जो मामलात हैं भारत के साथ वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। कश्मीर का मसला ख़ास तौर पे जो है तनाज़ा वो हल हो मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन जंग बहरहाल एक ऑप्शन रहता है और जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपना दिफा करता है।